हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 6 जैव प्रक्रम। तो इस पार्ट को पिछले भाग में हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं। इसके अलावा हमने अलग अलग प्रक्रियाओं जैसे कि श्वसन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया और वहन की प्रक्रिया के बारे में भी अच्छे से समझ लिया था। अब इस भाग में करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो जल्दी से आप अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है हमें कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। विकल्प दिए गए हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। तो वृक्क यहाँ पर किसका भाग है? देखिए, वृक्क हमने पढ़ा था कि वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। विकल्प दिए हैं जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन और इसके अलावा ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम क्या करता है? पौधे के अंदर जल का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ पर विकल्प हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, नेक्स्ट है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और उपरोक्त सभी। तो हम पढ़ चुके हैं स्वपोषी पोषण के अंदर पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे? ये भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमें कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। विकल्प है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। तो कहाँ पर होती है क्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इस क्रिया के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो देखिए, हमने पढ़ा था वसा का जो पाचन है कहाँ पर होता है? शुद्रांत में होता है। किस तरह से होती है प्रक्रिया कि जो पित्त लवण है ये क्या करेगा? वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं उन्हें छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि हमारे भोजन में वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होगा? शुद्रांत में होता है और इस कार्य के लिए शुद्रांत क्या करता है? यकृत और अग्नाशय से स्रवण प्राप्त करता है। जो पित्त लवण है ये क्या करेगा? भोजन में उपस्थित जो बड़ी वसा गोलिकाएं हैं इन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है और अग्नाशय से आने वाला जो अग्नाशयी रस है ये क्या करेगा? इन छोटी गोलिकाओं को जो लाइपेज एंजाइम है इसकी सहायता से क्या कर देगा? पचा देगा। वसा की जो छोटी गोलिकाएं उन्हें पचा देगा। तो इस तरह से वसा जो है वो किस में पाचन हो जाता है? वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन हो जाता है। वसा का पाचन होता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो क्या होता है जब भी हम भोजन को खाते हैं, मुंह में चबाते हैं तो इस भोजन के अंदर लार मिक्स हो जाती है। तो ये लार क्या करती है? इसके अंदर जो एमिलेज एंजाइम है ये इस भोजन का पाचन शुरू कर देता है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका है, क्योंकि हमारी जो आहार नाल है इसका स्तर बहुत कोमल होता है। तो लार क्या करेगी? संपूर्ण भोजन में फैल जाती है और उसे चबाने और गीला होने में मदद करती है। उस भोजन को चिकना और लसलसा बना देती है जिससे कि इसका मार्ग जो है वो आसान हो जाए। इसके अलावा लार में उपस्थित जो एमाइलेज एंजाइम है ये भी क्या करता है? स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देता है। तो भोजन के पाचन में सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? उसके उपोत्पाद क्या हैं? तो यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा था कि स्वपोषी पोषण के अंदर क्या करेंगे पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक हो जाएगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इसके अलावा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक है। और आगे ये भी पूछा है कि इसका उप उत्पाद क्या होता है? क्या बनता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अभिक्रिया देख सकते हैं हम यहाँ पर 6CO2 + 12H2O। ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? C6H12O6 का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है वायवीय श्वसन में? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
वायवीय श्वसन में क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा वातावरण से, और जबकि जो अवायवीय श्वसन है इसमें गैसों का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। वायवीय श्वसन के उत्पाद क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और जो अवायवीय श्वसन है इसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और यहाँ पर C2H5OH एल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि जो वायवीय श्वसन है इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि जो अवायवीय श्वसन है इसमें अपेक्षाकृत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर हमसे पूछा है कुछ ऐसे जीवों के नाम भी बताने हैं जिनमें अवायवीय श्वसन होता है, तो हम पढ़ चुके हैं कि एक तो यीस्ट में और जो मनुष्य की पेशी कोशिकाएं हैं इनके अंदर क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। जो मनुष्य की पेशी कोशिकाएं हैं इनके अंदर लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित होती है। तो बच्चों हम जानते हैं कि फेफड़ों के अंदर गुब्बारे नुमा संरचना होती है जिन्हें क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। और ये जो कूपिका इनका भीतरी भाग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है। ये नलिकाएं क्या करती है, एक विस्तृत सतह का निर्माण करती है जिससे गैसों का अधिकतम विनिमय हो सके। तो ये जो कूपिकाएं हैं इनकी भित्ति के अंदर रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, और जब हम सांस को अंदर ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है और जिससे क्या होगा, वायु जो है वो कूपिकाओं के अंदर बढ़ जाती है। वायु इनमें भर गई है तो कूपिकाएं फूल जाती है और क्या करती है, ये बड़े क्षेत्रफल के अंदर फैल जाती है जिससे क्या होगा, गैसों का जो विनिमय है उसके लिए अधिकतम क्षेत्रफल प्रदान करती है। तो इस तरह से क्या होगा, कूपिका जो है वो वायु के अधिकतम आदान प्रदान के लिए सतह का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हम जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम कौन करता है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन करता है। और क्या होगा, यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण कोशिकाएं जो है उनको कार्य करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाती है और हमें कमजोरी और थकान महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर कि मनुष्य और जो अन्य कशेरुकी जीव हैं उनके अंदर रक्त जो है वो हृदय में 2 बार प्रवेश करता है और इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हमारा हृदय कैसा होता है, 4 कोष्ठीय होता है। ऊपर के जो 2 कोष्ठ हैं उन्हें आलिंद कहते हैं और नीचे के जो 2 कोष्ठ हैं उन्हें क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर है ये फुफ्फुस से हृदय में आएगा, किस ओर आता है, यहाँ पर बाईं ओर आता है। यहाँ पर जो है वो शुद्ध रुधिर आता है और क्या होगा, यहाँ पर ये कहाँ पहुंच जाएगा, नीले के अंदर पहुंच जाएगा। तो जब रुधिर आलिंद के अंदर आ रहा है तो आलिंद फैला हुआ होता है और नीले जो है वो संकुचित होता है। अगली प्रक्रिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि जब वाया आलिंद है अभी तो क्या है, शिथिल रहता है और आगे क्या होगा, जो अगला कोष्ठ नीले है वो संकुचित रहता है। लेकिन जब रुधिर को आगे प्रवाहित करना है तो क्या होगा, आलिंद यहाँ पर सिकुड़ जाता है और निलय फैल जाता है और क्या होगा, रुधिर जो है वो इस निलय के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। अब निलय को क्या करना है, आगे इस रुधिर को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना है। तो क्या होगा, ये जो बायां निलय है ये संकुचित होगा और रुधिर जो है वो शरीर में पंप हो जाता है। उसके बाद में क्या होगा, जब शरीर की सभी कोशिकाओं ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया है और जो रुधिर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, तो वापस से रुधिर कहाँ आएगा, हृदय में लाया जाएगा। तो कहाँ पर आएगा, अब की बार ये अब ये आएगा दाएं आलिंद में। तो जब दाएं आलिंद के अंदर रुधिर आ रहा है तो दाएं आलिंद फैलता है और जब दाएं आलिंद रुधिर से भर जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर जो निलय है वो फैलता है और आलिंद संकुचित हो जाता है। तो जो रुधिर है वो कहाँ पर आ जाएगा, दाएं नीले के अंदर स्थानांतरित हो जाएगा और फिर दाएं नीले से कहाँ पहुंच जाएगा, ये फुफ्फुस तक ले जाया जाएगा जहां पर गैसों का आदान प्रदान होगा और वापस से ये जो रुधिर है ये ऑक्सीजनित हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो चक्र है ये चलता रहता है, रुधिर का परिसंचरण हमारे शरीर में होता रहता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान रुधिर जो है वो हृदय में 2 बार प्रवेश करता है और इसका कारण क्या है कि हमारा जो हृदय है वो 4 कोष्ठों में बटा हुआ है, जिससे क्या होगा, जो ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर है वो अलग अलग रहता है, आपस में नहीं मिल पाता है। तो सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो दक्षता से हो पाती है। तो ये जो परिसंचरण है ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या
अंतर है। तो हम जानते हैं जाइलम तो क्या करता है, जल का वहन करता है, और फ्लोएम जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं उनका वहन करता है। तो देखिए यहाँ पर जाइलम पौधों में जल तथा खनिज लवण का वहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, ये पौधों में तैयार भोजन को जो है पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसके अलावा जाइलम का वहन कहाँ से होगा, जड़ से ऊपर की ओर होता है, क्योंकि जो जल और जो खनिज लवण है उनको कहाँ पहुंचाया जाएगा, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाएगा। तो जड़ से जो है इसका वहन ऊपर की ओर किया जाता है, जबकि पत्तियों के अंदर जो तैयार भोजन है इसका वहन सभी दिशाओं में होता है, क्योंकि इस भोजन की आवश्यकता पौधे के सभी भागों को है। तो यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ बना है उसका वहन सभी दिशाओं में होता है। इसके अलावा जाइलम के द्वारा जल का वहन जो है वो साधारण भौतिक बलों जैसे वाष्पोत्सर्जन आदि के द्वारा होता है, जबकि हमने पढ़ा था कि फ्लोएम जब भोजन का वहन करेगा तो इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। तो ऊर्जा के द्वारा जो है वो भोजन का स्थानांतरण यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है फुफ्फुस में कोशिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की संरचना की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कोशिका तो कहाँ होगी, हमारे फुफ्फुस के अंदर होगी, और जो वृक्काणु है ये कहाँ पर होंगे, वृक्क में उपस्थित होते हैं। तो क्या अंतर है इसमें, देखिए कि फुफ्फुस के अंदर कोशिकाएं जो है वो छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है, जबकि वृक्काणु क्या होते हैं, वृक्क में वृक्काणु जो है वो नलिका के आकार के निस्पंद एकक होते हैं। आगे देखते हैं, कोशिकाओं की दीवारें जो है वो एक कोशिका जितनी मोटी होती है और इनके अंदर रक्त केशिकाओं का एक गुच्छ होता है। इस तरह से फुफ्फुस की तरह भी क्या होगा, वृक्काणु के अंदर भी पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का एक गुच्छ होता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, देखिए ये जो कोशिकाएं हैं ये तो क्या करेगी, गैसों का आदान प्रदान करेगी, और जो वृक्काणु है ये क्या करेंगे, रुधिर को छानने का कार्य करते हैं। इनमें से जो नाइट्रोजन या अपशिष्ट है उन्हें अलग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोशिकाएं क्या करती है, एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे कि गैसों का विनिमय हो सके, जबकि जो वृक्काणु है ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जैसे कि यूरिया और यूरिक अम्ल है इनको छानकर अलग कर देते हैं, और इसमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और जल है उनका पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर तो देखिए जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है और यहाँ पर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। तो ये हो गए कोशिकाओं और वृक्काणु की क्रियाविधि में अंतर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। इसी के साथ साथ हमारे पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।